ओके दोस्तों, तो अब सबसे हम द इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन. इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन the EMF of a cell or the EMF of an electrode in the non-standard condition. ठीक है. अच्छा, तो किस तरीके से हम निकालेंगे? तो मान लो E नॉट जो है that is equals to EMF of cell in standard condition. स्टैंडर्ड कंडीशन में या स्टैंडर्ड स्टेट पे जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो है मेरा ई नॉट, और ई जो है वो है मेरा ईएमएफ ऑफ दैट सेल, उसी सेल का ईएमएफ इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. तो ऑब्वियसली कोई सेल है तो सेल में कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो हमारा इन्वॉल्व है. तो ये ई नॉट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, और यहां पर उसी रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेल्टा जी है वो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन तो हमारा सेम ही है दोनों में, बस कंसंट्रेशंस वगैरह जो है वो हमारा 1 मोलर होना जरूरी नहीं है, या प्रेशर जो है वो हमेशा 1 atm या 1 बार जो है वो नहीं दिया रहेगा. तो इन दैट केस क्या करने वाले हो? ठीक है. अच्छा, एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, जो डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, या जो भी है माइनस NF E नॉट, और डेल्टा जी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस NFE. वो चीज तो हमारा हमेशा ही वैलिड रहेगा जिस चीज को हमने वर्क डन वगैरह किए हैं, निकाले हैं. तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट और डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE. इस चीज के बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिए हैं, वो चीज तो हमेशा ही वैलिड होगा. एंड एन यहां पर क्या है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और जो हमारा F है 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलॉम, जिसके बारे में हमने पहले ही देख चुके हैं. अच्छा, टेम्परेचर जो होगा वो हम हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे बरकरार रखेंगे. ठीक है. टेम्परेचर जो होगा वो हम फिलहाल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे बरकरार रखेंगे हमेशा. That's the way the data are tabulated. अच्छा, so from thermodynamics we know a relation. क्या जानते हैं हम लोग? जो डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln Q. ये एक रिलेशन में तुम लोगों को बोला था भाई रट्टा मार लो, इस चीज को डिराइव करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, इस चीज को पूरी तरीके से रट्टा मार लिया जाए. ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो मैथ्स है वो हमें नहीं आती है ये रिएक्शन, लेकिन मैं तुम लोगों को रट्टा मारने के लिए बोला था. और क्यू के बारे में बोला था, क्यू कैन बी QC, QP या फिर QPC. दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. अगर सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या तो हमारा अगर एक्वस स्टेट पे है तो वी विल यूज QC. अगर सारे गैशियस है तो हम वी विल यूज QP. अगर गैशियस और एक्वस दोनों हैं तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज QPC. ठीक है. तो वो हमारा QC, QP या QPC तीनों हो सकता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन. सॉलिड और लिक्विड पे तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उनका जो एक्टिव मास है उन एक्टिव मास को तो हम हमेशा ही 1 मान लेते हैं, और प्रेशर भी हमेशा 1 यूनिट मान लेते हैं. राइट. तो वो तो हमारा गेम में आता ही नहीं है. सो ये वाला रिएक्शन में अगर मैं इसको पुट करता हूं, ये वाला इक्वेशन पे अगर मैं पुट करता हूं,
तो माइनस NFE विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस E0 प्लस RT ln Q. And now if we divide it by NF minus NF, so we will get RT by NF ln Q. अगर ln को लेकर काम करने में हमें कभी भी मजा नहीं आता है, तो हम केमिस्ट्री में तो हमेशा उसे लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2.303 RT by NF log Q to the base 10. हम ये चीज डेफिनेटली लिख सकते हैं. टेम्परेचर कितने में फिक्स रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड इट विल बी टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाला चीज जो है वो हमारा हमेशा एक कांस्टेंट है. तो हमारे पास यहां पे सिंपली आ जाएगा 0.059. ठीक है, 0.0591 इन फैक्ट. पुट द वैल्यूज चेक. तो हमारे पास आ जाएगा E will be equals to E0 minus 0.0591 by N log 10 to the base. ये हमारे पास आ जाएगा. इस चीज को हम बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन. तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई भी चीज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इन दैट केस हम इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं. अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक. ये 0.0591 जो है, टेक इट 0.06 जनरली रिगार्डिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग. कब 0.059 लेना है, कब 0.06 देना है, वो डिपेंड करेगा जो डेटा है वो कैसा दिया हुआ है. डेटा में मान लो दिया हुआ है 0.118 का कोई टर्म, तो वो बोल रहा है 0.059 लो. ठीक है ना, क्योंकि 0.118 आसानी से 0.059 से डिवाइड होता है. अदरवाइज हम बेशरम की तरह उसे काट के 0.06 मान लेते हैं. इस पे हमें जरा सा भी कोई शर्म नहीं आती है. राइट. सो ये जो है नर्स्ट इक्वेशन, वो नर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ध्यान दूं, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये हमें दे रहा है Zn2 प्लस एक्वस प्लस ए कॉपर सॉलिड. ना जो सॉलिड्स है उनका तो एक्टिव मास हमेशा मेरा 1 है, तो ये वाला रिएक्शन में जो हमारा Q आएगा वो आएगा Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस. दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ Q. यहां पर Q में ऑब्वियसली हमने QC पुट करेंगे. यहां पे QC पुट करने का तो कोई जरूरत नहीं है हमारे पास. तो हमारे पास ये आ जाएगा जो E सेल होगा, दैट इज द E0 सेल. अच्छा, इसका N जो है वो मेरा 2 है पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. जैसे हमने लिखे है उस पे N हमारा 2 है पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. तो E0 सेल माइनस 0.059 बाई 2 log 10 बेस में Zn2 प्लस बाई कॉपर 2 प्लस. This is what we can write according to the Nernst equation for the Daniell cell. E0 cell हम जानते हैं this comes out to be 1.1 volt. ठीक है. अच्छा, as
reaction proceeds, as a reaction proceeds, concentration of Zn2 plus that increases and concentration of copper 2 plus decreases, तो Q जो होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। Q इंक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म भी हमारा इंक्रीज करेगा, तो E cell will decrease as a reaction proceeds। क्या डैनियल सेल में 100% रिएक्शन कभी भी हो पाएगा? कोई अगर ये पूछा तो वो ई सेल मेरा कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा when E cell becomes zero, reaction stops, and इसके मतलब है इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा अटेन हो चुका है। ई सेल जब मेरा जीरो हो जाएगा, रिएक्शन वहां पर मेरा बंद हो जाएगा और हम ये बोलेंगे जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो हमारा अटेन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन हमारे पास आ गया है? ई सेल जो है वो मेरा 0 वोल्ट हो जाएगा। ई नॉट सेल बिल्कुल भी 0 नहीं होगा, ध्यान देना भाई, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। Q इक्वल्स टू K। तो यहां से हम जो लिख सकते हैं दैट इज 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग के। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा log 10k is equals to n into E naught cell divided by 0.059। यहां से मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन जो है वो मैं निकाल दिया हूं। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, नर्स्ट इक्वेशन is a valid for both cell and half cell or electrodes। ये दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा, इलेक्ट्रोड के लिए कैसे होगा? मान लो जिंक इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास Zn सॉलिड दे रहा है Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो हमारा n है दैट n इज इक्वल्स टू 2। पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए n हमारा यहां पर 2 है, सो n इक्वल्स टू 2 और इसका जो Q आएगा वो मेरे पास सिंपली आएगा मेरे पास सिंपली आ जाएगा, हाँ कि ना? सॉरी, क्यों नीचे क्यों लिखा? ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज E ऑफ Zn gives Zn2 plus equals to E naught Zn gives Zn2 plus minus 0.059 by 2 log 10 Zn2 plus. That is what we can write. Similarly, अगर मैं रिएक्शन पे लिखता हूं जो कॉपर 2 प्लस एक्वस
plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी कॉपर सॉलिड। तो यहां पर जो हमारा N होगा वो N भी हमारा 2 होगा और Q आएगा 1 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर का एक्टिव मास, तो खत्म हो जाएगा मेरे पास। तो E of copper 2 plus gives you copper will be E naught. Copper 2 plus gives you copper minus 0.059 by 2 log 10 1 by copper 2 plus. That is what you can write. इन दोनों इलेक्ट्रोड का हम लोग डेफिनेटली इस तरीके से लिखते हैं। तो जो मेरे पास डैनियल सेल का ई सेल आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई ऑफ Zn गिव्स मी Zn2 प्लस ई ऑफ कॉपर 2 प्लस गिव्स मी कॉपर। दैट इज व्हाट आई कैन राइट, हाँ कि ना। एंड अगर मैं फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो सबसे पहला जो दो टर्म आएगा वो आ जाएगा E नॉट Zn गिव्स मी Zn2 प्लस E नॉट कॉपर 2 प्लस गिव्स मी कॉपर minus 0.059 by 2 log 10। अब मैं जब ऐड करूंगा तो यहां पर ये दोनों टर्म जो है वो मेरा मल्टीप्लीकेशन में आएगा Zn2 प्लस बाई कॉपर 2 प्लस log A प्लस log B इज log AB, राइट। सो वो वाला टर्म जो है दैट इज नथिंग बट E नॉट सेल, तो मैं यहां से लिख दूंगा जो मेरा E सेल है that will be equals to E naught cell। एंड ध्यान देना ये वाला टर्म मेरा Q है, तो यहां से भी तो एग्जैक्टली वही आया है मेरे पास log 10 to the base Q। तो नेक्स्ट इक्वेशन में दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं, वो मेरा फुल सेल या फिर हाफ सेल और इलेक्ट्रोड्स दोनों के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं, राइट। ओके दोस्तों, सो वी हैव टू कंप्यूट द हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। दो चीज जो है वो हमारा दिया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन में व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन द SRP, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन द SRP, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहला वाला, यहां पर मेरे पास रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा? मैग्नीशियम गिव्स Mg2 प्लस एक्वस। मैग्नीशियम तो सॉलिड है, वो हमारा गेम पे ही नहीं है, और यहां पर हमारे पास 2 आने वाला है, ठीक है। सो इसका N जो है वो मेरा 2 है और Q जो है दैट Q विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस। और हमारे लिए जो रिक्वायर्ड E नॉट है दैट विल बी E नॉट Mg गिव्स मी Mg2 प्लस। तो गिवन डेटा को मैं उल्टा कर दूंगा और ये मेरा बन जाएगा प्लस 2.36 वोल्ट। तो मेरे पास E ऑफ Mg गिव्स मी Mg2 प्लस जो आएगा दैट विल बी E नॉट दैट विल बी 2.36 माइनस बेशरम की तरह 0.06 बाई 2 log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, और वो दे रखा है हमें 10 to the power -3 मोलर। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.36 प्लस 3 इंटू 0.03 दैट इज 0.09 दैट विल बी 2.545 वोल्ट। अच्छा ध्यान दो, सेल का वैल्यू इनॉट से ई का वैल्यू इनॉट से ज्यादा आया है, मतलब रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है होना चाहिए। देखो
स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब Mg2+1 मोलर है। Mg2+ का बनना जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है, तो Mg2+ का कंसंट्रेशन जितना कम रहेगा शुरुआत में, रिएक्शन उतना आसानी से जल्दी के साथ उसको बनाने का कोशिश करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली इफ वी हैव अ कंसंट्रेशन लोअर देन 1 molar, the EMF of the electrode is going to be greater than the EMF of the electrode under the standard condition. अगर Mg2+ का इनिशियल कंसंट्रेशन में ले लेता हूं ग्रेटर देन 1 molar, तो इन दैट केस जो मेरा EMF ऑफ द इलेक्ट्रोड आएगा वो उसके स्टैंडर्ड कंडीशन से कम आने वाला है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड थिंग। यहां पर हमारे पास जो है वी आर गोइंग फॉर द SRP यानी Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी 2Cl माइनस aqueous. दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह पीटी है, पीटी का और कोई काम तो यहां पर नहीं है। अच्छा, इसका जो N है वो मेरा डेफिनेटली 2 है। जो मेरा Q है यहां पर मुझे QPC लिखना पड़ेगा, सो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। और इसका जो E0 है, इसका जो E0 है, इसका E0 मेरे पास है 1.35 वोल्ट। तो मेरे पास जो E आएगा दैट विल बी 1.35 माइनस बेशरम की तरह 0.06 by 2 log 10 concentration of Cl minus by P of Cl2. That is what it is going to come. ठीक है, राइट। सो मेरे पास क्या जाएगा 1.35 माइनस 0.03 log 10। Cl माइनस जो है वो है मेरा 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 4। तो लॉग का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले इसको खोलेंगे तो ये मेरे पास -3 आएगा, माइनस log 4 टू log 2 माइनस 0.6 आएगा, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 3.6। यहां पे प्लस के साथ आएगा तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर प्लस 0.03 इंटू 3.6। तो कितना हो जाएगा ये 18, तो 108, तो 10.8 मतलब 0.108 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 0.108 जो है वो आ जाएगा 1.458 वोल्ट। अब तुम बोलोगे सर आपने रिएक्शन को ऐसे क्यों लिखे, आपको तो लिखना चाहिए था हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cl माइनस। कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तुम वो लिखोगे तो तुम n का वैल्यू 1 लिखोगे, यहां पर Cl माइनस लिखोगे, यहां पर √PCl2 लिखोगे। यार ये 2 को लॉग के अंदर डाल दूंगा तो भी तो वो आ जाएगा। मैं E जो है वो मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मेरा लिखने का टेक्निक पर डिपेंड तो करता ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो है मैं कैसे लिखूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अंदर का रूट पसंद नहीं था इसलिए मैंने वैसा लिखा हूं। तुम्हें लिखने का मन करे हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cl माइनस, यू आर फ्री टू डू। उसके अकॉर्डिंग N1 हो जाएगा और ये Q हो जाएगा Cl माइनस बाई √PCl2। ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम ही चीज है। बेसिकली तुम ये वाला 2 को लॉग के अंदर डाल दे रहे हो, फर्क क्या पड़ने वाला है। ओके ओके दोस्तों, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी कैन सी। अच्छा, यहां पर हमें Zn2+ का भी SRP दे रखा है और Cu2+ का भी SRP दे रखा है, बट जिंक जो है उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका मुझे SOP लिखना है।
तो E0 सेल जो आएगा that will be 0.34 minus 0.76, that will be equals to 1.1 volt. The reaction that is taking place is nothing but a Zn plus copper 2 plus gives me Zn2 plus a copper. That is the reaction that is going to take place. और ये वाला रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा N हो जाएगा वो हो जाएगा 2, जो हमारा Q हो जाएगा that will be concentration of Zn2 plus by concentration of copper 2 plus. And now let's put the values. तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 10 to the power of -2. ठीक है। अच्छा बाय द वे हमने ई सेल क्या प्रेडिक्ट करेंगे 1.1 से ज्यादा या कम। देखो इवेंचुअली Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, कॉपर +2 का कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए। रिएक्शन इवेंचुअली इक्विलिब्रियम की तरफ रन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टैंडर्ड कंडीशन से भी ज्यादा तेजी से रिएक्शन प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि Zn+2 स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा कम है, यानी ये इक्विलिब्रियम से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट पे इसका वैल्यू 1 है, हमें इवेंचुअली एक बहुत बड़े वैल्यूज की तरफ जाना है। यहां पर ये 10 to the power -2 है, तो EMF of the cell we are predicting is going to be greater than 1.1 volt. Let's see whether our prediction is correct or not. तो E सेल जो आ जाएगा मेरे पास that is E0 सेल -0.06 by 2 log 10 to the power of -2. तो माइनस गया तो यहां पर 2 तो हमारा कट गया, so that will simply come out to be equals to 1.16 volt. Pretty simple and straightforward question. Okay, so now calculate the concentration of copper 2 plus where E of copper 2 plus by copper is equals to 0 volt. It is given that the E0 of copper 2 plus gives you copper is equals to 0.33 volt. That is what we are given. And what is the reaction we are looking for? Copper 2 plus 2 electron gives me copper solid. That is the half cell. तो N जो है वो मेरा है 2, और जो हमारा Q है वो है 1 by concentration of Cu2 plus. तो मेरे पास जो आ जाएगा that is, हमें ये 0 चाहिए, that will be 0.33 minus 0.06 by 2 log 10 to the base Q. So that can be also written as 0.33 minus 0.03. यहां पे प्लस कर दो, तो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मेरे पास ये आ जाएगा log 10 concentration of Cu2 plus that will be equals to -11. तो हमारे पास concentration of copper 2 plus simply आ जाएगा 10 to the power of -11 molar. So that is the concentration we are looking for when the electrode potential is going to get 0. Okay, so now here we are given that the E0 of Sn2 plus gives you Sn equals to -0.14 volt and E0 of Pb2 plus gives you Pb given to be equals to -0.13 volt. We are given a cell representation. So we have to find whether this representation is correct or not. मैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये जो मैं सेल लिखा हूं इसका ई सेल ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। देखो अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 है तो सेल रिप्रेजेंटेशन सही है, अगर ई सेल लेस देन 0 है
तो इसका उल्टा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट जो है वो हमारा पलटी मारने वाला है। तो वो पलटी मारेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी तो चेंज हो जाना पड़ेगा, राइट? ओके, लेट्स सी। नहीं, यहां पर उसके हिसाब से ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब द रिएक्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज SN सॉलिड प्लस Pb2 प्लस gives me SN2 plus Pb. That is the reaction they are looking for. Because tin is getting oxidized and lead is getting reduced. So, इसका जो मेरा E0 cell होगा, that E0 cell will be E0. Sn gives me Sn plus 2 plus E0 Pb 2 plus gives me Pb. That is the way it should be written. So, Sn plus 2 gives you Sn का है -0.14 वोल्ट, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 0.1 वोल्ट माइनस 0.13, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 वोल्ट। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन अगर होता है, अगर दोनों तरफ 1 मोलर होता तो ये रिएक्शन डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस होता और जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम सही बोलते, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन तो है नहीं। तो ये वाला रिएक्शन का जो N वैल्यू है वो हम साफ साफ देख सकते हैं 2 है, और जो मेरा Q है that Q will be concentration of SN2 plus by concentration of Pb2 plus। जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम मेरे पास है 10 to the power 1 by 10 to the power minus 3, so this is going to be equals to 10 to the power 3। तो E सेल जो होगा that will be E0 cell 0.01 minus 0.06 by 2 log 10 base 10 to the power 3। तो ये तो मेरा 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.09, तो 0.01 minus 0.09 that is less than 0। that implies ये रिएक्शन जो है वो मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। सो ऑब्वियसली बात है रिप्रेजेंटेशन हमारा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसका उल्टा करना पड़ेगा। सो द करेंट रिप्रेजेंटेशन विल बी lead solid Pb2 plus aqueous 10 to the power minus 3 molar SN2 plus aqueous 1 molar giving us in solid। That is going to be the correct representation। हमें उल्टे तरीके से लिखना पड़ेगा, हम सीधा जो है उसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका E सेल जो आया है वो लेस देन 0 आया है, यानी ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। यानी अंडर द कंसेंट्रेशन कंडीशन द lead is going to get oxidized and tin is going to get Sn plus 2 is going to get reduced। ओके, अगला आसान क्वेश्चन। जिंक रॉड को एक जिंक सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया हूं। सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, बट सॉल्ट जो है वो मेरा 20% ही आयोनाइज्ड है, ठीक है। तो E0 जो है वो हमारा दे रखा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। SRP हमें दे रखा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस जो आएगा, अच्छा ये एजम्पशन है वो एक सॉल्ट से एक Zn2 प्लस मिलता है, वो बाइवैलेंट एनायन है, तो उसमें ध्यान मत देना, into 0.2 that is 0.02। that is what you can write। अच्छा, हमें SRP फाइंड करना है, तो द रिएक्शन वी आर लुकिंग फॉर इज Zn2 plus 2 electron will give me zinc।
इसका n जो है वो n मेरा 2 है और q जो है वो है मेरा 1/Zn 2+। एंड इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दे दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 50। तो मेरे पास जो E आएगा Zn2+ gives me Zn the SRP minus 0.076 minus 0.76 by 0.06 by 2। तो log 50 log 10 प्लस log 5 1.7, ठीक है, ये आ जाएगा 1.7। तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.76 माइनस 0.03 इंटू दिस, तो 5.1 0.811 वोल्ट। ओके, pretty simple and direct question. Okay, दोस्तों, अगला क्वेश्चन में we have to compute the oxidation potential of hydrogen electrode at pH 10 and the pressure of hydrogen gas is taken at 10 bar. We are looking for the oxidation reaction. So basically, what reaction we are talking about is H2 gas is going to give me 2H plus gas plus 2 electron. That is the oxidation reaction that we are talking about. तो N जो हमारे पास आएगा, N जो है वो मेरा 2 है और Q जो होगा that will be concentration of H plus का whole square by the pressure of hydrogen gas। ठीक है। अच्छा, pH जो है that is equals to 7, तो concentration of H plus जो आएगा that will be 10 to the power of -7 molar। And now if I substitute the value over here, so this will come out to be equals to 10 to the power of -15। This will come out to be 10 to the power of -15। तो ये मेरा पास अगर 10 to the power of -15 आ गया है, तो सिंपल सी बात है, जो ऑब्वियस सी बात है, हम एक चीज तो जानते हैं, जो E0 H2 ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 0। सॉरी, मैं ऑक्सीडेशन बोला है तो उल्टा, सॉरी PT H2 H plus that is going to be equals to 0 volt। So मेरे पास जो आ जाएगा that is E PT H2 H plus 0 minus 0.06 by 2 log 10 to the power of -15। So that will be equals to, यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस माइनस हो जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो that will simply come out to be equals to 0.45 volt। That is what we can write। Okay दोस्तों, so this is a question। हमें दो चीज का E0 जो है वो हमारा दिया हुआ है, तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये वाले रिएक्शन में हो क्या रहा है, Sn is giving me Sn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ सेल है एक, और Sn4 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Sn2 plus, ये है हमारा दूसरा हाफ सेल, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सेल की तरह ट्रीट करूं तो E0 सेल विल बी E0 Sn gives Sn2 plus E0 Sn4 plus Sn2 plus
PT. That is what you can write. अब वैल्यूज अगर मैं देखूं तो इसका वैल्यू दे रखा है SN2 प्लस गिव्स यू SN का -0.14 वोल्ट, तो इसका तो हमारा उल्टा हो जाएगा, और इसका हमें सही दे रखा है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.15 वोल्ट, तो दैट विल बी 0.29 वोल्ट दैट वी कैन सी। और यहां पर हम वो जानते हैं जो एट इक्विलिब्रियम Q equals to K and E cell becomes 0. Q becomes K and the E cell that becomes 0. तो ये हमारा जैसे ही हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0 will be equals to 0.29 minus 0.06 by 2. by 2 होगा, हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, log 10 to the base Q, sorry, K. That is what we can write. So यहां पर मेरे पास आ जाएगा log 10 to the base K is a 29 by 3, 9.67. तो सिंपली जो K का वैल्यू आ जाएगा, K का वैल्यू जो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 10 to the power of -9.67. We can simply calculate it, ठीक है, further 10 to the power 0.33 into 10 to the power of -10, ठीक है, 10 to the power 0.33 हम लोग टेबल से या कैलकुलेटर के सहारे हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो किस तरीके से हमने ये वाला चीज को किए हैं, मेरे ख्याल से हमें ढंग से समझ में आ चुका है, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ मेटल हैविंग वैलेंसी इक्वल्स टू X। एक्सेल हमारा बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसका इसेल जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 0.81 वोल्ट। एसओपी ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट, देन वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ X। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर एक बात तो पहले हम ढंग से देख ले। ये वाला पार्ट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड and that to be considered as 0 volt. So what I have is E of M giving Mx plus, that is 0.81 volt, जो E cell है वही तो मेरा इलेक्ट्रोड का भी EMF होगा, और E naught of M giving Mx plus, that is equals to 0.76 वोल्ट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो हमारा दे रखा है। द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इज नथिंग बट M is going to give me Mx plus X electron. This is Mx plus giving me X electron. So what I can say is जो हमारा N जो है that is equals to X, और जो मेरा Q है दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ Mx प्लस। सो 0.81 इक्वल्स टू 0.76 माइनस 0.06 बाई 2 log 10 2 into 10 to the power of -2, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ले जाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.05, दैट इज इक्वल्स टू -0.06 बाई X, ठीक है, 0.06 बाई X। चलो इसको प्लस कर देता हूं, तो 2 माइनस log 2, तो 2 माइनस log 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, log 2 इज 0.3, 1.7,
सॉरी, पूरा वैल्यू जो है वो 1.7 है। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, माइनस तो खत्म हो गया है, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1.7, दैट इज व्हाट आई कैन सी। तो x बाई 5 1.2, 1.7 इंटू 1.2 कितना आएगा, 17 10 170 170 और 34, तो 204, अप्रोक्सीमेटली 2। तो x का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। x हमारा इंटीजर तो होना ही पड़ेगा, तो x जो है वो मेरे पास आ गया है 2, यानी इट इज गोइंग टू बी अ डाइवैलेंट मेटल। बेसिकली वो जिंक है, उसका वैल्यू देख के तुम साफ साफ देख सकते हो, बेसिकली इट्स अ जिंक, राइट। ओके दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन gives me H2 plus 2H minus, इसका E naught जो है that is given to be minus 0.84 volt. We have to compute the K equilibrium of H2O gives you H plus aqueous plus OH minus. ये चीज हमें पूछा गया है। अच्छा, ये वाले को फुल सेल में कन्वर्ट करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा रिएक्शन, ये एक रिएक्शन तो मैं ले ही लेता हूं, 2H2O plus 2 electron that gives me H2। एक्चुअली ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आधा कर दो, बेस्ट रहेगा। आधा करने से E naught पर तो कोई हाथ नहीं लगेगा। दिस विल गिव मी हाफ H2 प्लस OH माइनस। इसका जो मेरा E naught है वो है मेरा माइनस 0.84 वोल्ट। ये जो है वो दैट इज माइनस 0.84 वोल्ट। और दूसरा जो हमारा और एक रिएक्शन में सोच सकता हूं, जो मेरा स्टैंडर्ड है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका E naught जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। और इन दोनों हाफ सेल को जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा जो H2O is giving me H plus plus OH minus, और इसका E naught माइनस 0.84 वोल्ट होने वाला है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में Q तो K है, तो H2O तो प्योर लिक्विड है, तो K मेरे पास सिंपली आ जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, जो भी आएगा। N जो है वो मेरा 1 है, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस 0.84, ठीक है, माइनस 0.84 माइनस 0.06 बाई 1 log 10 टू द बेस K। इक्विलिब्रियम में Q मेरा जो है वो K बन जाएगा और E सेल जो है वो मेरा 0 बन जाएगा, तो log 10 to the base K is simply coming out to be -14। तो K जो हमने आयनिक में डिराइव भी करते हैं simply came out to be equals to 10 to the power of -14। ओके दोस्तों, so now let's look at the question। ये वाला रिएक्शन का जो E naught दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 2.73 वोल्ट। अगर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एंड वाटर आर गिवन, we have to find the standard gives free energy of formation of the complex AlOH4 minus. What will be the delta G reaction? Delta G reaction, if we see, that will be minus NF into E naught cell. That is what I can see. ठीक है। What is the value of N? एल्यूमिनियम यहां पर 0 पर है, यहां पर एल्यूमिनियम +3 पे है, तो 3 एल्यूमिनियम का चेंज हुआ है,
तो यहां पर अगर मेरे पास 3 एल्यूमिनियम का चेंज हुआ है, ऐसा 4 एल्यूमिनियम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है 12। या फिर एक चीज और देख लो, ऑक्सीजन यहां पर 0 पर है, यहां पर जो भी ऑक्सीजन है वो -2 पर है, पर ऑक्सीजन चेंज जो है वो हमारे पास 2 है, टोटल 6 ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पर टोटल चेंज जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 12। तो दैट विल बी इक्वल्स टू -12 into 96500 into 2.73 divided by 1000 kilojoule, and that is coming out to be equals to -3161 kilojoule per mole extent of reaction. ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है वो तो हमारा गेम पर कहीं पर आने वाला ही नहीं है, तो जो डेल्टा GR है वो है 4 into डेल्टा GF0 जो मुझे निकालना है, -6 into डेल्टा GF0 ऑफ वाटर, -237, ठीक है, और -4 into that of OH -157, and that must be equals to -1361. तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 into delta GF0 will be equals to -1361 plus 628 प्लस कितना आ जाएगा यहां पर 42, ठीक है, चलिए 18, 22, 14, -1361 plus 2050, that is going to come. तो मेरे पास ये आ जाएगा -1111। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डेल्टा GF0 ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय दिस 8 31 28 31 3 बचेगा किलो जूल पर मोल। काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आखिरी एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके दोस्तों, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये थोड़ा बहुत एक्सटेंट पे डिसोशिएट करता है एज Ag+ एंड 2 times अमोनिया। उसका K इक्विलिब्रियम दे रखा है हमें 10⁻⁻14, और E नॉट ऑफ Ag+ गिव्स यू Ag, ये दे रखा है 0.8 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड द E नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, यानी इसमें से E- देने पर Ag। पहले नजर पे ये लगता है जो सर इसका आंसर 0.8 वोल्ट ही तो होना चाहिए, क्योंकि द रीजन इज प्रीटी सिंपल। आखिरकार ये टूट के Ag+ देगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होके Ag दे रहा है। फंडामेंटल रिएक्शन तो वही है जो Ag++ इलेक्ट्रॉन gives you Ag। तो इसका आंसर 0.8 वोल्ट क्यों नहीं होगा? दोस्तों वापस याद दिलाना चाहूंगा, वो तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है। अगर Ag+ 1 मोलर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं 1 मोलर नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 1 मोलर लेने पे तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट पे डिसोशिएट होगा, यानी Ag+ का जो हमारा कंसेंट्रेशन होगा वो Ag+ का कंसेंट्रेशन हमारा बेहद ही ज्यादा कम होने वाला है। वो चीज तो हम साफ साफ देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला जो तरीका है वो देखो, एक चीज, अच्छा, Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Ag
इसका जो हमारा ई नॉट है दैट इज इक्वल्स टू 0.8 वोल्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा डेल्टा जी होगा दैट विल बी -1 इंटू एफ इंटू 0.8 वोल्ट, 0.8। ये इसको मैं डेल्टा G1 लिख देता हूं, तो इसको ई नॉट लिख देता हूं, चलो ई नॉट 1, ठीक है। अगला ये वाला रिएक्शन को लिखता हूं मैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस गिव्स मी Ag प्लस 2 NH3। ये है मेरा K इक्विलिब्रियम, ये मेरा डेल्टा G1 नॉट है, और यहां का जो डेल्टा G2 नॉट होता है दैट कैन बी रिटन एज -RT ln K, दैट कैन बी डेफिनेटली रिटन, हाँ कि ना। सो इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा जो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Ag, तो इसका अगर मैं E2 नॉट बोलता हूं तो डेल्टा G नॉट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी माइनस इंटू E2 नॉट। बट ये दोनों रिएक्शन के साथ मिलकर ये हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा G तो हमारा एडिटिव होता है, तो डेल्टा G नॉट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। तो अगर मैं माइनस एफ से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिंपली ये आ जाएगा E2 नॉट विल बी इक्वल्स टू E1 नॉट प्लस RT बाई F ln K, एंड इसका मैं जानता हूं दिस विल बी E1 नॉट प्लस 0.06 log 10 to the base K, that is what you can write। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें E2 नॉट will be 0.8, 0.06 log 10 to the power of -14, तो 0.8 minus 14 into 0.06, 0.8 minus 0.84 minus 0.04 वोल्ट, दैट इज द E2 नॉट, जो चीज हमें वहां पर निकालने की जरूरत थी। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल को केवल और केवल रिडक्शन नहीं करवानी है, साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो हाईली स्टेबल है, के इक्विलिब्रियम देख के हम देख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी तो हमें रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। तो उसको भी अगर हमें रिड्यूस करनी है, मतलब तोड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वहां पर भी हमारा कंज्यूम होने वाला है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मैं और एक तरीके से करना चाहता हूं तो इसको मैं ऑल्टरनेट तरीका क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ है तो कंसेंट्रेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस को हम 1 मोलर लेंगे, और NH3 जो है जो हमारा नॉन रिडक्शन पार्ट में इस्तेमाल हो रहा है वो भी हम 1 मोलर लेंगे। अच्छा, के इक्विलिब्रियम जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AgNH3 का।
ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मेरे पास आ जाएगा K इक्विलिब्रियम यानी 10 to the power of -14. That is what you can write. तो ये Ag प्लस के रेस्पेक्ट में एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो हम लिखेंगे E ऑफ Ag प्लस Ag E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag -0.06 by 1. ध्यान दिया जाए यहां पर जो ये वाला रिएक्शन है हमारे पास Q आएगा 1 by concentration of Ag plus. So that will be 0.8 minus 0.6. This will come out to be 10 to the power 14. एंड यहां से भी मैं देख सकता हूं -0.04 वोल्ट. हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जो बाकी जो स्टैंडर्ड की चीजें हैं, बाकी जो चीज टेक पार्ट नहीं कर रहा है, उनको स्टैंडर्ड मानते हुए ये Ag प्लस के रेस्पेक्ट में एक नॉन स्टैंडर्ड सेल बन जाएगा. क्या ये चीज सही है पूरी तरीके से? मैथमेटिकली परफेक्टली फाइन है, बट हो तो एक्चुअल में ये रहा है. सो दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल मेथड, बट ट्रिक वाइज हम ये भी हम सॉल्व कर लेंगे. बट एक चीज ध्यान देना, ये 1 मोलर लेना मत भूलना. जो चीज टेक पार्ट नहीं कर रहा है उन सब का कंसंट्रेशन तो हमें 1 मोलर पे फिक्स रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा कंसंट्रेशन जो है, तभी जो है हमारा स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो अटेन होगा. ये केवल Ag प्लस के रेस्पेक्ट में नॉन स्टैंडर्ड है, बाकी सारी चीज जो है वो तो हमारा स्टैंडर्ड होना बिल्कुल जरूरी है. राइट?